बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो सेल स्ट्रक्चर फंक्शन का ये पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हमने ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना था। तो बेटे आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स। अब मैं आपको ऑर्गेनल्स के बारे में जो है आउटलाइन देने जा रही हूँ, लाइक न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम्स, साइटोस्केलेटन और लाइसोसोम्स। तो ये सारे ऑर्गेनल जो कि वन बाय वन हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटे सेल होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर अगर मैं ग्रीन से करूँ तो ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस देख लिया आपने। उसके बाद अगर मैं येलो से करूँ तो न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं, ठीक है, वो आपने देख लिया। अच्छा, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म को जो एक आउटर मेम्ब्रेन ये जो कवर कर रही है ना, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ की है जिसके ऊपर मैं ब्लू फेर रही हूँ, तो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सो सेल में आपने न्यूक्लियस देखा, साइटोप्लाज्म देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है, ठीक है, ये जो मैंने येलो से किया था और मैं पर्पल से कर रही हूँ, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब वो ऑर्गेनल्स को भी फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया है किस बेस पे, अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं तो बेटे ऑर्गेनल्स को फर्दर जो है नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस, मतलब ऑर्गेनल्स जो है, अगर कोई ऑर्गेनल है जिसको कोई भी मेम्ब्रेन कवर करके नहीं रख रही तो वो नॉन मेम्ब्रेनस की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई ऑर्गेनल है जिसको एक मेम्ब्रेन कवर करके रख रही है, ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनल है और इसको सिर्फ क्या कर रहा है, ये ग्रीन से एक मेम्ब्रेन कवर करके रख रही है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन इसमें आएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनल है, ठीक है, ये ऑर्गेनल है दूसरा जिसको क्या कर रही है, दो दो जो है मेम्ब्रेन कवर करके रख रही है, टू मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स को फिर फर्दर जो है ना मेम्ब्रेन्स की बेस पे जो है फर्दर डिवीजन की गई है, नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस कौन है, डबल मेम्ब्रेनस की, और इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। तो वन बाय वन हम नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले राइबोसोम्स। तो बेटे राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेनस, इसकी राइबोसोम्स पे कोई मेम्ब्रेन इसको कवर करके नहीं रखती, ठीक है, जैसे हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कह रहे होते हैं। तो राइबोसोम्स अभी आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, जिस तरह से हमने वन शॉट में पढ़ाया कि ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। ये प्रोटीन की, ये जो राइबोसोम्स है, ये बेसिकली इसे आप कह लें कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज द न्यूक्लियस। अब ये कह रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल बॉडी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो उस न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, उस न्यूक्लियोलस के अंदर फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स होती है। मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री होती है, ठीक है। और यही राइबोसोम जो है किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है, ठीक है। मतलब आप क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स की फैक्ट्री है, ठीक है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। इस तरह से ना फैक्ट्री करके और इस तरह से स्लैश करके इस तरह से ये सीक्वेंस बना ले, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो आपने क्या कहा कि भाई न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री है किसकी, राइबोसोम्स की, और राइबोसोम्स फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है, इस तरह से। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। तो बेटे आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स होती है, वही राइबोसोम जो बेसिकली क्या होती है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करवा रही होती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करवा रही होती है, वो फैक्ट्री होती है, ठीक है। अब अक्रेंस अगर हम देखें कि बेटे राइबोसोम्स होते कहाँ पे, तो बेटे राइबोसोम जो है फ्री भी होते हैं और अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देखेंगे आगे कि ये एक ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, उसकी फर्दर दो जो है ना, वो है क्या कहते हैं, डिवीजन की गई है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कह रहे हैं कि राइबोसोम या तो जो एंडोप्लाज्म का जो रफ एंडोप्लाज्मिक वाला पार्ट होता है ना, उससे या तो अटैच होते हैं या फ्री घूम रहे होते हैं इस साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या तो वो फ्री घूम रहे होते हैं,
या क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। अच्छा, रफ क्यों कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक को, क्योंकि जब राइबोसोम अटैच होंगे इस एंडोप्लाज्मिक के साथ तो इसको रफ बना देंगे तो वो रफ में आ जाएगा, और जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होंगे वो स्मूथ पड़ा रहेगा। तो इस बेस पे जो है ना एंडोप्लाज्मिक की दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ होता है जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं हुए होते, ठीक है, और एक क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो अक्रिन जो है क्या है, फ्री है और अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स। अच्छा, कॉम्पोजिशन क्या है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, जाहिर सी बात है राइबोसोम्स की जो कॉम्पोजिशन है, अभी इससे पहले आपने देखा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कि मैंने कहा था कि बेटे राइबोसोमल आरएनए की फर्दर 3 टाइप देखिए, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आ रहा होता है डीएनए से, और राइबोसोमल आरएनए पे जो है वो मैसेज आता है, राइबोसोमल आरएनए को देता है, और ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड ले लेके फिर राइबोसोमल आरएनए ही होती है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रही होती है। तो बेटा खुद सोचे, जब मैंने वहाँ पे आपको बता दिया और यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि इफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम है, तो कौन सा राइबोसोम होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा ना, और साथ में प्रोटीन्स होंगी, तो कॉम्पोजिशन में ये आ जाती है। इस तरह से याद करें, हर चीज़ को लिंक किया करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो बेटे स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर राइबोसोमल आरएनए अगर आप देख रहे हैं तो ये मैसेंजर आरएनए कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है डीएनए इसको मैसेज दे के भेज रहा है, ठीक है, डीएनए इसको मैसेज दे के भेजा। अब मैसेंजर आरएनए आया इस राइबोसोमल आरएनए के पास, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए का 2 यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है इस तरह से, और एक डोम शीट स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है। और ये जो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर आ रहा होता है राइबोसोमल आरएनए के पास, और उसके बाद जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना वो 5 एंड टू 3 एंड हो रही होती है, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए की, जो राइबोसोम अटैच होता है ना मैसेंजर आरएनए के साथ, वो कौन से सब यूनिट के थ्रू अटैच हो रहा होता है, वो सब स्मॉलर सब यूनिट के थ्रू अटैच हो रहा होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो राइबोसोम है, जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है ना डीएनए से, तो जाहिर सी बात है वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए से आरएनए से राइबोसोम से अटैच तो होगा ना, तो वो जो राइबोसोम से अटैच होता है ना वो स्मॉलर सब यूनिट पे अटैच होता है, क्योंकि आपने देखा कि राइबोसोम्स की 2 वो है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो स्मॉलर सब यूनिट पे मैसेंजर आरएनए जाके अटैच होता है, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट अटैच टू ईच अदर थ्रू मैग्नीशियम। अब ये जो स्मॉलर और जो लार्जर सब यूनिट मैंने यहाँ पे आपको बताएं, तो ये दोनों एक दूसरे से जो अटैच होते हैं ना वो किसके थ्रू होते हैं, ये एमसीक्यूज आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम आयन के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। इस तरह से 2+ लिख लें या सिर्फ मैग्नीशियम और 2+ लगा दे तो उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम्स। अब ये कह रहे हैं जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम होते हैं ना, अब ये मैसेंजर आरएनए जो है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच होंगे इस मैसेंजर आरएनए के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि पॉलीसोम्स है। तो पॉलीसोम्स का भी एमसीक्यू आ जाता है कि क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम जब अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए तो वो पॉलीसोम्स होता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो जो भी मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा आपको समझाया। अच्छा, ये जो है ना 60S और 40S इसको 80S कहते हैं, ये आगे जाके आपको मजीद पता चलेगा कि भाई लार्जर सब जो 80S है और स्मॉलर सब 40S है और मिलकर जो है 80S बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है साइटोस्केलेटन। तो बेटे साइटोस्केलेटन जो है ट्यूबलिन होता है, एक्टिन होता है, टोपोमियोसिन होता है। अच्छा बेटे, वन शॉट में मैं जितना कवर करवा सकती हूँ ना उतना मैं कवर करवा रही हूँ, ठीक है। मैं सारी वो बेसिक चीज़ें, सारी वो बेसिक जो तमाम प्रोविंस में है वो सब कुछ मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो आपका खुद का जो है ना वो आपने खुद रीडिंग करनी है टेक्स्ट बुक से, शॉर्ट देखने के बाद अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दें। आपको मैंने आइडिया दे दिया, आपको मैंने इस वन शॉट के थ्रू समझा दिया क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो बेटे साइटोस्केलेटन पे आ जाते हैं। तो साइटोस्केलेटन पे अगर हम आ जाएं तो उसमें साइटोस्केलेटन में ट्यूबिन आ जाता है, एक्टिन आ जाता है, ट्रोपोमियोसिन आ जाता है एंड अदर मसल प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अगर हम साइटोस्केलेटन की माइक्रोट्यूब्यूल्स देखें, माइक्रोफिलामेंट देखें और इंटरमीडिएट फिलामेंट देखें, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल सीरिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, बेसल बॉडीज़ हो गई, सेंट्रियोल्स हो गए, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट साइक्लोसिस, अवॉइड मूवमेंट आ जाती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो देखिए साइटोस्केलेटन में आपने क्या देखा कि इसमें जो है
ट्यूबुलिन, एक्टिन, ट्रोपोयोसिन और अदर मसल प्रोटीन आ जाती है। साइटोस्केलेटन में दूसरी मसल प्रोटीन, और ये जो जानी मानी है ट्यूबुलिन, एक्टिन, ट्रोपोमियोसिन, ये सारी आ जाती है, ठीक है, साइटोस्केलेटन में। अब इसकी फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्लासिफिकेशन जो साइटोस माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे होती है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती कैसे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है, लॉन्ग होती है और अनब्रांच होती है। देखिए आप देख रहे हैं जो मैंने ब्लू से बनाया ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो ये क्या है, लॉन्ग होती है, और देखिए कोई ब्रांच मैंने नहीं दिखाई, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये अनब्रांच होती है, ठीक है, और सिलेंडर ट्यूबुलर प्रोटीन होती है। जाहिर सी बात है माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रही हूँ, तो कौन सी शेप होगी, सिलेंडर ट्यूबुलर प्रोटीन होगी, ठीक है। इस तरह से माइक्रोफिलामेंट देखिए, साइलेंटिकली मोर सिलेंडर लिंक टू इनर फेस। अब ये जो है मोर सिलेंडर लाइक होती है, माइक्रोफिलामेंट मोर सिलेंडर लाइक होती है, ठीक है, जो कि बनी होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से, ठीक है। और ये किस में इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन। जो इंटरनल सेल मोशन होती है ना, जैसे साइक्लोसिस हो गई, एमेबॉइड मूवमेंट हो गई, जो सेल की मोशन है इंटरनल सेल मोशन, तो ये माइक्रोफिलामेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, जो कि किससे बनी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से। ये आपने याद रखनी है, ये पॉइंट के मेड ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। और किस में इन्वॉल्व होती है, फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल फंक्शन। और ये जो मैंने एग्जांपल दी है, साइक्लोसिस एंड एमेबॉइड मूवमेंट, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। माइक्रोट्यूब्यूल में क्या बताया कि लॉन्ग होता है, एन ब्रांच होता है, और साइलेंटर ट्यूबुलर प्रोटीन से होता है, और इन्वॉल्व किस में होता है, असेंबली एंड डिसम्बली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में आपने देखा होगा कि स्पिंडल स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू ही निकलते हैं, लाइक सीलिया हो गया, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी हो गई, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल माइक्रोट्यूब्यूल के लिए आपने याद रखनी है। और माइक्रोफिलामेंट का मैंने बता दिया। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, हैव डायमीटर इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो डायमीटर है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बता रही हूँ कि इनका जो डायमीटर है वो किसके दरमियान होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान होता है, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना है, इसमें कोई खास चीज़ याद रखनी है, बस ये याद रखना है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट बेसिकली कर क्या रहा होता है, मेंटेनिंग दी सेल शेप, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है जब मेंटेन करेगा सेल शेप तो इंटीग्रेशन भी करवा रहा होगा सेलुलर कंपार्टमेंट की। तो ये सारी जो है चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यूज में आ जाती है, पूछते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप कौन करवा रहा होता है। ये 3 ऑप्शन दिए होंगे, आपने इंटरमीडिएट फिलामेंट पे टिक करना है। इस तरह से कहेंगे, लिख सकते हैं एमेबॉइड साइक्लोसिस किस में आते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट। इसी तरह से जो है वो सीलिया, फ्लैजिला आपको दे सकते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल। इसी तरह से वो कह सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से कौन बना होता है, तो माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। कौन इन्वॉल्व होता है इंटरनल सेल मोशन में, तो माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। कौन स्पिंडल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग माइटोसिस, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो ये सब कुछ एमसीक्यूज पॉइंट है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सेंट्रियोल भी आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। अब सेंट्रियोल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेंट्रियोल आपने देखा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की कैटेगरी में आ रहे थे, ठीक है। तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, आपको पता है कि सेंट्रियोल, इससे पहले जो मैंने सेल स्ट्रक्चर का फंक्शन का आपको एक बिल्कुल बताया था कि कौन सी चीज़ प्लांट में होती है, कौन सी एनिमल में होती है, तो आपने देख ली होगी। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होती है और कुछ लोअर प्लांट्स में भी होते हैं सेंट्रियोल, लोअर प्लांट्स, नॉट हायर। अच्छा, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई, ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट और फंजाई में। एमसीक्यूज आ सकता है कौन सा ऑर्गेनल एब्सेंट होता है हायर प्लांट और फंजाई में, जबकि आया भी था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो आपने सेंट्रियोल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट्स में। ये ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, लोकेशन देखो तो बेटे, लोकेशन जो है नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी जो एक्सटीरियर सरफेस होती है, एक्सटीरियर बाहर वाली, जैसे कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। अब इसकी जो एक्सटीरियर सरफेस है, अगर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूँ तो ये न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस इसकी लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर देख लो इसका, तो इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ साइलेंटिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब मैंने खुद बताया अभी आपको बेटे, माइक्रोट्यूब्यूल की एग्जाम्पल में था ना सेंट्रियोल, तो अब ये कह रहे हैं ये आ सकता है एमसीक्यूज, क्योंकि आपने देखा कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर स्पिंडल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है माइटोसिस, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में ही आना है, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो अब ये आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये आपको 9 एरे दिख रहे हैं, 1 2, अगर उसको कर तो ये 9 बनेंगे, ठीक है। तो ये 9 एरे का क्या होता है, एक साइलेंटिकल एरे होता है, साइलेंटिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि क्या है, एक सेंट्रियोल का मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या होता है, एक साइलेंटिकल एरे होता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल। ये आ सकता है कि कितने, 9 8 10, तो आपने किस पे क्लिक करना है, 9 वाले पे, ठीक है। ईच ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज ऑफ 3 ट्यूब्यूल। अब हर 9 जो मैंने आपसे कहा ना कि एक सेंट्रियोल जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पे
कंसिस्ट कर रहा होता है, एक एरे होता है उसका। अब हर एक 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो मैं बता दिया। अब मैं कह रही हूँ कि एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, 1 माइक्रोट्यूब्यूल, वो क्या होता है, फर्दर कंपोज हुआ होता है 3 ट्यूब्यूल से। ठीक है, समझ आ गई? आई होप कि आ गई तुम आप सबको। मैंने कहा कि जो सेंट्रियोल है ना, ये आपको दिख रही है पिक्चर, इसमें क्या है कि साइक्लिक एरे है 1 2 3, ये 9 एरे है। किस चीज़ के? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये MCQs आ सकता है, आपने याद रखना है, तो जैसे हाईलाइट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि अब 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो आपको समझ आ गया कि भाई 9 माइक्रोट्यूब्यूल आपने याद रखना है, ये एरे होता है साइक्लिक 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल खुद कंपोज हुआ होता है किससे? एक माइक्रोट्यूब्यूल जो खुद कंपोज हुआ होता है, वो कंपोज हुआ होता है 3 ट्यूब्यूल से। 3 ट्यूब्यूल से एक माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज हुआ होता है, फिर 9 माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल कंपोज हुआ होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। उसके बाद फंक्शन देख ले तो बेटे मैंने फंक्शन क्या बताया आपको कि डिसाइड लोकेशन ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, जिस तरह से वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस और क्रोमोसोम जो अटैच होते हैं, ठीक है, तो वही है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, और ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। और आपने देखा कि सीलिया भी माइक्रोट्यूब्यूल की एग्जांपल में आ रहा था। अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो देखें यहाँ पे भी ये सेंट्रियोल जो है ना, ये हेल्प करते हैं किसकी फॉर्मेशन में? सीलिया की फॉर्मेशन में। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देख ले तो बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क ऑफ चैनल है। क्या है? एक नेटवर्क है। जिसे आप ये देख रहे हैं कि ये आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए पूरा एक नेटवर्क नजर आ रहा है ना, तो ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल है। इस सीन एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ से एक्सटेंड हो रहा होता है? पूरे साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म हो रहा होता है। ऑफिन कंटिन्यू विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ऑफिन अक्सर इसने कंटिन्यू भी होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये सॉरी ये सेल है और ये इसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस है। अब जो मैं बनाऊँ ना ये एंडोप्लाज्मिक, अगर मैं बनाऊँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैं बता रही हूँ कि एक नेटवर्क ऑफ चैनल है, तो बेटे ये आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह से यूं 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 ना, ये पहला थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म हो रहा होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो एक्सटेंड कर सकता है, ऑफिन एक्सटेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जा सकता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर वाली और ये अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, ये चैनल जो है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिस्टर्नी या स्पेरिकल। अब जो इसमें क्या होती है? सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी या